क्लास क्लास 9th NCERT हिस्ट्री। यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। सामाजिक परिवर्तन का युग। फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की संभावना का सूत्रपात कर दिया था। यूरोप में सामाजिक परिवर्तन के पक्ष में सबकी राय अलग थी। उदारवादी सभी धर्मों को बराबर सम्मान और अधिकार दिए जाने के पक्ष में थे। ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड की समर्थक थी, तो ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। उदारवादी समूह वंशानुगत शासकों की अनियंत्रित सत्ता के खिलाफ थे तथा समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित ऐसी सरकार चाहते थे जो अफसरों और शासकों के प्रभाव से मुक्त हो और जहां सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित कानून के अनुसार शासन हो। परंतु ये लोग लोकतांत्रिक नहीं थे और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के पक्षधर नहीं थे। उनका मानना था कि वोट डालने का अधिकार सिर्फ संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए। आमूल परिवर्तनवादी ये ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। ये महिला मताधिकार भी चाहते थे। रेडिकल लोग संपन्न उद्योगपति और बड़े जमींदारों को मिलने वाले विशेष अधिकारों के विरोधी थे तथा संपत्ति के संकेंद्रण के खिलाफ थे, परंतु निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे। रूढ़िवादी ये उदारवादी और रेडिकल दोनों के खिलाफ थे। 18वीं शताब्दी तक ये परिवर्तन के विरोधी थे, परंतु 19वीं शताब्दी आते आते इन्होंने भी सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की। ये चाहते थे कि अतीत का सम्मान हो और परिवर्तन की रफ्तार धीमी हो। समाजवाद यूरोप में समाजवाद का आगमन 19वीं सदी के मध्य में हुआ था। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। ये चाहते थे कि सरकार सामूहिक खेती तथा सामूहिक उद्यमों का विकास करे। ये कॉरपोरेट्स के रूप में सामूहिक निर्माण और मुनाफे का श्रम अनुसार बंटवारा के पक्षधर थे। कार्ल मार्क्स 1818 से 1882 तथा फ्रेडरिक एंगेल्स 1820 से 1895 में इस दिशा में काफी प्रयत्न किए तथा मजदूरों का एक नया समाज साम्यवादी कम्युनिस्ट विकसित किया। साम्यवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना लिया। ब्रिटेन और जर्मनी में मजदूरों ने कई संगठन बनाए, कोष निर्माण किया तथा काम के घंटे में कमी और मताधिकार के लिए आवाज उठाया। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने इसकी काफी मदद भी की।
संसदीय चुनावों में 1905 में ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन के आंदोलनकारियों ने एक संसदीय पार्टी लेबर पार्टी बनाई। फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी भी समाजवादियों ने बनाई। 1914 तक कोई समाजवादी पार्टी कहीं भी सरकार नहीं बना सकी। संसदीय चुनावों में अनेक समाजवादी चुने जाते रहे, जिन्होंने कानून बनाने में अहम भूमिका निभाई, पर सरकारों में रूढ़िवादियों, रेडिकलों और उदारवादियों का ही दबदबा रहा। रूसी क्रांति यूरोप में सबसे पिछड़े औद्योगिक क्षेत्रों में से एक रूस में फरवरी 1917 में राजशाही का पतन हुआ। अक्टूबर क्रांति और समाजवादियों को सत्ता मिली। रूसी साम्राज्य 1914 में रूसी और उनके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। मॉस्को के आसपास के क्षेत्र फिनलैंड, लात्विया, लिथुआनिया, एस्टोनिया तथा पोलैंड, यूक्रेन व बेलारूस के कुछ हिस्से इस साम्राज्य के अंग थे। यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला था और आज के मध्य एशियाई राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया और अज़रबैजान भी इसके अंतर्गत थे। रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत में थे, पर कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और मुस्लिम तथा बौद्ध भी काफ़ी संख्या में थे। अर्थव्यवस्था और समाज 20वीं सदी के प्रारंभ में रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनता खेती पर निर्भर थी। रूस अपनी ज़रूरतों के अलावा अनाज का निर्यात भी करता था। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र थे, जहां स्वतंत्र कारीगरों के अलावा कारखानों भी अधिक संख्या में थे। ज़्यादातर कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थी। कारखानों में मजदूर अधिकतर शहरों में ही स्थायी रूप से निवास करते थे। देहात के किसान खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्तियों पर सामंतों, राजशाही तथा चर्चों का राजमित्व था। किसान सामंतों या नवाबों की इज्जत नहीं करते थे तथा कभी-कभी अपनी जमीन कम्यून को दे देते थे, और जो किसानों में जमीन का बंटवारा करता था। रूस में समाजवाद मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों में 1898 में रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किया था। 19वीं सदी के आखिर में सन 1900 में समाजवादियों ने ग्रामीण इलाके के लोगों, किसानों के साथ समाजवादी क्रांतिकारी दल बनाई। 1905 की क्रांति रूस में निरंकुश राजशाही था। जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। जार की निरंकुशता के विरुद्ध समाजवादियों
ने आंदोलन किया, जिसमें उन्हें पोलैंड के राष्ट्रवादियों तथा जदीनियों मुस्लिम का समर्थन मिला। 1904 में जरूरी चीज़ों की कीमतें बढ़ने से तथा मजदूरों की नौकरी से निकाले जाने से मजदूर आंदोलन पर उतर आए। पादरी और गैपोन के नेतृत्व में मजदूरों के दल में पीटर पेलेंट्स जार का महल पर हमला बोल दिया गया, जहां 100 मजदूरों की हत्या कर दी गई। खूनी रविवार। इसी घटना के बाद 1905 के क्रांति की शुरुआत हुई। विद्यार्थियों, वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों तथा अन्य मध्यम वर्ग के यूनियन ऑफ इंजीनियर्स का गठन किया, संविधान गठन की मांग भी की। 1905 की क्रांति के परिणाम। जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा के गठन को मंजूरी दी। पहली ड्यूमा मात्र 75 दिन और दूसरी मात्र 3 दिन में बर्खास्त कर दी गई। मतदान कानूनों के दौर में जार खुद पर अंकुश नहीं चाहता था, अतः तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादियों को मार दिया गया। फैक्ट्री मजदूरों की ट्रेड यूनियनों और गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। 1914 में दो यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया, जिसमें पहला खेमा जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की केंद्रीय शक्तियाँ थीं। दूसरा खेमा फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, बाद में इटली और रोमानिया भी शामिल हुआ। 1914 में से और 1916 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेना बुरी तरह परास्त हुई। बाल्टिक में जर्मनी का कब्जा हो जाने से औद्योगिक आपूर्ति बंद हो गई। उद्योग और कारखाने ठप पड़ गए। 1916 तक रेलवे लाइन टूटने लगी। अनाज की किल्लत हो गई। मजदूरों और किसानों में दंगा शुरू कर दिया गया। पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति। जर्मनी विरोधी भावनाओं के कारण सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया गया। सन 1917 में पेट्रोग्राद की हालत बहुत खराब थी। अत्यधिक ठंड, कोहरा और बर्फबारी से जनता परेशान थी। संसदीय प्रतिनिधि जार द्वारा ड्यूमा को भंग करने की कोशिशों का विरोध कर रहे थे, तो जनता विभिन्नताओं और भेदभाव से उब चुकी थी। 22 फरवरी को दाएं तट पर एक फैक्ट्री में तालाबंदी की गई, जिसके विरोध के लिए 50 अन्य फैक्ट्रियों के मजदूर हड़ताल पर चले गए। बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का प्रतिनिधित्व महिलाएं कर रही थीं। यही दिवस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कहलाया। कर्फ्यू लगाया गया और मजदूर
तितर बितर हो गए, लेकिन फिर 26 तथा 27 फरवरी को बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए। 25 तारीख को ड्यूमा को भी बर्खास्त किया गया था, जिस कारण राजनीतिज्ञ भी इसके खिलाफ मजदूरों का समर्थन करने लगे। जार ने घुड़सवारों को तैनात किया, पर सैनिकों ने गोली चलाने से मना किया और बगावत कर दिया। बड़ी संख्या में मजदूर ड्यूमा के बैठकार में इकट्ठा होकर सोवियत या परिषद के गठन की मांग करने लगे और यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। सैनिकों और मजदूरों के साझा प्रयासों से जार ने गद्दी छोड़ दी। अंतरिम सरकार का गठन हुआ। रूस का भविष्य संविधान सभा, जिसका चुनाव वयस्क मताधिकार से होना तय किया गया, को सौंपा दिया गया। 1917 में राजशाही का अंत हुआ। फरवरी के बाद अंतरिम सरकार में सैनिक अधिकारी, भूस्वामी और उद्योगपति प्रभावशाली थे। उदारवादी और समाजवादी निर्वाचित सरकार का त्वरित गठन चाहते थे। पेट्रोग्राद सोवियत की तर्ज पर पूरे रूस में सोवियत बना ली गई। 1917 में बोल्शेविकों के निर्वासित नेता व्लादिमीर लेनिन, जो 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे, लौट आए, लेकिन ये युद्ध की समाप्ति जमीनों को किसानों के हवाले करने तथा बैंकों के राष्ट्रीयकरण की मांग की। इसे ही लेनिन थीसिस कहा जाता है। सैनिकों, किसानों तथा मजदूरों का अलग अलग संगठन बन चुका था। बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ने से सरकार उनका दमन करने लगी थी। जुलाई से सितंबर के बीच किसानों ने जमीनों पर कब्जा कर लिया था। अक्टूबर 1917 की क्रांति सरकार और बोल्शेविकों के बीच टकरार काफी बढ़ चुका था और तानाशाही थोपे जाने की आशंका थी। इसलिए लेनिन ने विभिन्न संगठनों से बोल्शेविकों को इकट्ठा किया तथा 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी के साथ सत्ता हथियाने की योजना बना ली। लियोन ट्रोत्स्की के नेतृत्व में एक सैनिक क्रांतिकारी समिति सोवियत की ओर से का गठन किया गया। 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया। सरकारी कार्यालयों पर समिति ने कब्जा करने की कोशिश की। अरोरा नामक युद्धपोत ने बिटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दी। शाम होते होते पूरे शहर समिति के नियंत्रण में आ गया। मंत्रियों की गिरफ्तारी की गई। अन्य शहरों में भी बगावत शुरू हो गई। दिसंबर में मॉस्को
पेत्रोग्राद पर बोल्शेविकों का नियंत्रण हो गया। अक्टूबर के बाद बदलाव 1917 तक ज़्यादातर उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर किसानों और सामंतों को उन पर कब्जा करने की छूट दी गई। सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियां बदल दी गई। सोवियत टोपी का चुनाव बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया। नवंबर 1917 में बोल्शेविकों में संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव करवाया गया, बहुमत नहीं। जनवरी 1900 में असेंबली में बोल्शेविकों का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया और लेकिन लेनिन ने असेंबली बर्खास्त कर दिया। मार्च 1918 में बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट-लिटोवेस्क में जर्मनी से संधि कर ली। अखिल रूसी सोवियत संघ को देश की संसद का दर्जा दे दिया गया। गृह युद्ध जमीन पुनर्वितरण के आदेश से रूसी सेना, जो अधिकांश किसान थे, डरने लगी थी। वे सेना छोड़कर घर जाने लगे थे। गैर बोल्शेविक समाजवादी, उदारवादी और राजशाही के समर्थकों ने बोल्शेविकों से लड़ने के लिए टुकड़ियां इकट्ठा करने लगे। 1918 और 1919 में रूसी साम्राज्य के अधिकतर हिस्सों पर सामाजिक क्रांतिकारी और जार समर्थकों का ही नियंत्रण रहा। उन्हें फ्रांस, अमेरिका, जापान और ब्रिटेन का समर्थन प्राप्त था। इन टुकड़ियों और बोल्शेविकों के बीच गृह युद्ध छिड़ गया। दिसंबर 1922 में गैर रूसी राष्ट्रीयताओं सोवियत संघ को स्वतंत्रता दी गई।